नंबर 2 बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की और उनके बयान की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी ने न्यायपालिका की भूमिका पर बहस छेड़ दी है। उन्होंने न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने और संसद के अधिकारों पर सवाल उठाने पर चिंता जाहिर की। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जुडिशरी पर गंभीर सवाल उठाए और राष्ट्रपति के फैसले को नकारने और जज के घर से कैश मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने को लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बताया। ऐसे में उपराष्ट्रपति धनखड़ के सवालों ने नई बहस छेड़ दी है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। Let me take incidents that are most recent. They are dominating our minds. An event happened on the night of 14th and 15th of March in New Delhi at the residence of a judge. For 7 days, no one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the delay explainable? Condonable? Does it not raise certain fundamental questions? In any ordinary situation, and ordinary situations define rule of law, things would have been different. It was only on 21st March. Disclosure by a newspaper. देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुस्से में हैं। आखिर उपराष्ट्रपति की गुस्से की वजह क्या है, तो उसकी वजह भी जान लीजिए। वजह है सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति बनाम सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बहस छेड़ दी है। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर यह तल्ख टिप्पणी की। आखिर सुप्रीम कोर्ट भला कैसे राष्ट्रपति को दिशा निर्देश दे सकता है? दरअसल ये मामला तमिलनाडु के उस केस से जुड़ा हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु के गवर्नर को सलाह दी कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर राज्यपालों द्वारा लंबित विधेयकों पर फैसला ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इसी सलाह पर उपराष्ट्रपति धनखड़ भड़क गए और कहा कि यह बेहद संवेदनशील मामला है। जगदीप धनखड़ ने तर्क दिया कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। कोर्ट सुपर संसद बन रही है। धारा 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बन गया है। Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces, available to judiciary 24/7. तमिलनाडु में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी के माहौल में 8 अप्रैल को देश की सुप्रीम अदालत ने तमिलनाडु वर्सेस राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अनुच्छेद 201 का हवाला देते हुए 11 अप्रैल को ये ऑर्डर सार्वजनिक किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि बिल पर फैसला लेने का अधिकार राज्यपाल के पास है। कोर्ट के फैसले की उपराष्ट्रपति ने कड़ी आलोचना की और कहा कि भारत में ऐसा लोकतंत्र कभी नहीं रहा जहाँ जज, लॉ मेकर, कार्यपालिका ये सुपर संसद के रूप में काम करे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। धनखड़ ने बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत को लेकर भी पूर्व न्यायाधीशों पर भी निशाना साधा। लेकिन हकीकत ये है कि पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका की भूमिका पर ये सवाल जरूर उठने लगे हैं कि क्या वे अपने दायरे से बाहर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से न्यायपालिका को लेकर दिए गए बयान पर राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का बयान सामने आया। सुनवाते हैं आपको। जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है।
बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहा है। संजय चड्ढा, वरिष्ठ वकील, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सूर्य मैथिल, नेता बीजेपी, वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस, और साथ ही साथ रिटायर्ड जस्टिस सतीश चंद्र, पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा इस चर्चा की, और मैं आपका रिमार्क चाहूंगा जो अभी तक बयान सामने आए हैं और जो उपराष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति ने जो कुछ कहा उस पर। देखिए, जहां तक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल, उसके अंदर आप देखेंगे चैप्टराइजेशन में देखेंगे, इसको 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। तीनों का ही जो है सेपरेशन ऑफ पावर है, और उसके अंदर इंडिपेंडेंट इनको बताया गया है, और ताकि वो एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रख सकें। लेकिन ये एक्सपेक्टेड किया गया है कि एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करेंगे और ये एक दूसरे के साथ कंफ्लिक्ट में नहीं आएंगे। लेकिन कंफ्लिक्ट तो हुआ ही है। अब आप देखें, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब भी कोई एक्ट पास होता है, सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिस्फाइड करता है। एनजीएसी का ये एक्ट देख लीजिएगा, गोलकनाथा केस देख लीजिएगा, सब शुरू से ही देखते आइएगा, वो तो करते रहते हैं। लेकिन जो सबसे पहले फेस टू फेस बात आई थी, वो आई थी केशव सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ यूपी गवर्नमेंट, यूपी असेंबली। उसके अंदर क्या हुआ, बहुत ब्रीफ में है कि गोरखपुर के अंदर कुछ लोगों ने एक पंपलेट छापाया करप्शन के खिलाफ किसी एमएलए के, तो उसको स्पीकर ने कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है, और उसने उसके खिलाफ उसको 7 दिन की सजा दे दी। वारंट इशू करने के बाद जब वो अपीयर नहीं हुआ तो 7 दिन की सजा दे दी। वो हाईकोर्ट में गया लखनऊ बेंच में, वहां 2 जजेस ने उसको बेल दे दी, और जब बेल दे दी तो जो स्पीकर थे उन्होंने दोनों जजेस के खिलाफ वारंट इशू कर दिए कि भाई तो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हो गया। तो बाद में जो है वो फिर जब 2 जजेस थे के खिलाफ वारंट इशू कर दिए, तो वो फुल बेंच को गया, और बाद में जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मैटर रेफर हुआ एडवाइजरी में 143 के अंदर वहां हुआ, और वहां उन्होंने उसको कहा कि जुडिशरी की सुपरमेसी है, और जो उन्होंने बेल दी थी वो बिल्कुल सही दी थी, और उसके अंदर कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। अच्छा, अब आते हैं आज की डिबेट के ऊपर। तो जैसे आपने बताया कि प्रेसिडेंट है हमारे, जो धनखड़ साहब ने भी कहा है, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, वो इलेक्टेड हाईएस्ट ऑफिसर हैं, और वो हमारे जितने भी एमएलए और एमपीज हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे, जजेस दे आर नॉट इलेक्टेड फर्स्ट, एंड नो अकाउंटेबिलिटी इज देयर। रिकमेंडेशंस बाय द कॉलेजियम होता है, जिसके अंदर की आप देखेंगे डायनेस्टी 90% केसेस में चलती है, और इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो भी जो है टू कॉम्प्लिकेटेड है, जो अभी तक तो आज तक हुआ नहीं है, चाहे वो वारेन हेस्टिंग्स के टाइम से रहा हो या किसी के टाइम से रहा हो। प्रेजेंट केस के अंदर आप देखें कि आर.एन. रवि, ऑनरेबल आर.एन. रवि गवर्नर, उन्होंने 10 बिल जो थे वो नवंबर 2023 से रोके हुए थे। पहले उन्होंने वापस भेजे असेंबली को, असेंबली ने विद इन 6 मंथ्स उनको अप्रूव करके फिर दोबारा भेजा। इस बार उन्होंने प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए रोक लिया, और वो पेंडिंग पड़ा रहा, और अल्टीमेटली मैटर रीच टू द सुप्रीम कोर्ट, और ये जो है आज की डिबेट का हमारा मुद्दा रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने उसमें टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब कर दी। आर्टिकल 200 के अंदर जो है वो गवर्नर की पावर है, और उसके पास 4 ही ऑप्शन है करने के लिए, और वो 4 ऑप्शन है, या तो वो असेंट देगा, या उसको बिल को विदहोल्ड करेगा, या रिजर्व कर लेगा बिल को फॉर प्रेसिडेंट कंसेंट के लिए, और या बिल को रिटर्न कर देगा। तो इसके अंदर ये है, और एज सून एज पॉसिबल वर्ड उसके अंदर दिया गया है। 201 के अंदर जो है आर्टिकल के, वो प्रेसिडेंट की पावर दी गई है, उसमें वो असेंट से देगा या विदहोल्ड कर लेगा, लेकिन उसमें कोई टाइम लिमिट वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। तो उसका ये कंट्रोवर्सी की वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, और सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इसमें फर्स्ट टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब कर दी कि भाई आपको 3 महीने के अंदर अंदर इस केस को, मतलब असेंट या जो भी देना है, बिल को कंसेंट देना है। अगर नहीं देंगे तो लॉ बन जाएगा आपका, ये उन्होंने कहा। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो 10 बिल थे वो कानून बन गया, सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर, विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट और कंसेंट, उन्होंने उसको नोटिफाई भी कर दिया। वहां के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने उसको नोटिफाई कर दिया, यानी कि वो लॉ बन गए, इस रूलिंग की वजह से बन गए इसके अंदर। अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब का कहना ये है कि ये जो पावर एक्सरसाइज की, ये आर्टिकल 142 के अंदर एक्सरसाइज की है, और ये जो है हमारे यहाँ बिन्नी मिसाइल्स है, और इन द हैंड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने उस पर कहा गया है। अब आप देखेंगे कि आपका जो ये 142 की जो पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, इसके अंदर उन्होंने इसको डिफाइन किया है, और ये इसके अंदर जो कई पावर डिफाइन नहीं है वो 142 के अंदर है। लेकिन AR अंतुल्य का केस आया था वर्सेस RS नायक, 1988 का केस है, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जहां इलीगलिटी हो मैनिफेस्टो के, और वांट ऑफ जुरिडिक्शन हो, या फिर जो है पल्पेबल इनजस्टिस इज शोन टू हैव रिजल्ट, तो ये उसमें जो एक्सरसाइज किया सकता है। लेकिन उन्होंने इसको इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सरसाइज किया है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका कहना यह है कि जहां इंटरप्रिटेशन का सवाल है,
वहां 145(3) का क्लॉज लगेगा, और उसके अंदर क्या है कि मिनिमम 5 जजेस की बेंच बैठेगी। लेकिन इसमें जो है डिवीजन बेंच बैठी है, तो ये उसके अंदर प्रोविजन कर दिया उन्होंने, और उसके अंदर जो उन्होंने 3 महीने की लिमिट बना करके उसको कर दिया, अदरवाइज विल बी डीम्ड अप्रूव्ड। और उसका आपने देखा नतीजा कि 10 के 10 बिल वो आ गए। तो ये इसके अंदर प्रोविजन रहा कि जो उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने जो इसके अंदर कहा है, तो नंबर ऑफ जजेस 5 नहीं थे, 2 थे। और उन्होंने अच्छा होता सुप्रीम कोर्ट 3 महीने की लिमिट तो लगा देता, लेकिन ये नहीं करता कि ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएंगे। बिल को ऑटोमेटिकली अप्रूव होना नहीं चाहिए था, उसमें डायरेक्शन ये दे देते कि एज फार एज पॉसिबल 3 महीने में निपटा दें इसको, तो वो ज्यादा अच्छा होता। तो ये आज की कंट्रोवर्सी की पोजीशन है और लीगल पोजीशन जी है। सर, मैं एक विद ड्यू रिस्पेक्ट में एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। तो ये राष्ट्रपति या राज्यपाल को फिर हम पास कर गए, मतलब उनको हमने ओवररूल कर दिया, कोर्ट ने ओवररूल कर दिया। उन्होंने ओवररूल ये किया कि 3 महीने के अंदर अंदर आप दें, और 3 महीने में नहीं दे रहे तो उसका एक्सप्लेनेशन स्टेट असेंबली को दें। अगर वो नहीं दिया गया, 3 महीने में डीम्ड अप्रूव्ड हो गए बिल, तो उसमें ना तो गवर्नर की सिग्नेचर की जरूरत पड़ी, ना प्रेसिडेंट की पड़ी। ये पोर्शन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये नहीं होना चाहिए था। जी वरुण पुरोहित जी, आप लिमिट जी ये नहीं होना चाहिए था। वरुण पुरोहित जी, मुझे लगता है इसी बात को लेकर आपत्ति जो है वो माननीय उपराष्ट्रपति की तरफ से उठाई गई है। वरुण पुरोहित जी। देखिए विवेक जी, पिछले 10 सालों में राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक जो मर्यादाएं और परंपराएं हैं ना, उनका आनंद देखने को मिला है। और राजनीतिक सूझबूझ, जो जिनके हाथ में व्यवस्था है, उनकी राजनीतिक सूझबूझ और गहराई का अभाव भी देखने को मिला है। आप मुझे बताइए, उपराष्ट्रपति एक औपचारिक पद है, इनफॉर्मल पद है, राज्यसभा के सभापति जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करना मैं इसको उचित नहीं मानता। अपनी लिमिट से ज्यादा अपनी सीमा को लांघना मानता हूँ, क्योंकि एज ए लॉयर भी अच्छे रहे, मेरे तो पड़ोसी हैं जयपुर के, मुझे तो पता है उनकी सब बात। तो एज ए लॉयर तो वो टिप्पणी कर सकते थे, और अभी माननीय पूर्व न्यायाधीश ने करे वो भी कर सकते। लेकिन आप जब आप एक पोस्ट पर हो, ऐसे संवैधानिक पद पर हो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के लिए टिप्पणी देते हो, तो राजनीतिक और व्यवस्था, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में है, उसमें कहीं ना कहीं उसमें दरारें पैदा होती हैं। जैसा अभी इन्होंने भी विवेचना की, हमारे तीनों जो संविधान के हमारे निर्माता थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने 3 टायर इसीलिए सिस्टम बनाया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर की तीनों का अपना अपना रोल होगा, लोग तीनों अपने समन्वय के अनुसार ही देश में कार्य करेंगे। अब आप कोई रूल्स या एक्ट्स तो बना नहीं सकते मॉरलिटी एथिक्स के लिए। मॉरलिटी एथिक्स के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तो आपके खुद के अंदर गहराई होनी चाहिए, पद के गरिमा के अनुसार अपने को कार्य करना चाहिए। वो चीज तो मनुष्य में स्वयं खुद ग्रहण करता है, खुद उस प्रकार से अपना आचरण करता है। वो पिछले 10 सालों में कई चीजों में देखने में, अब मैंने कहा ना, बड़ा अजीब सा माहौल पिछले 10 सालों से आ रहा है। विपक्ष का नेता हो, पक्ष के नेता हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, या कुछ जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के हो, वो हमको कई बार अजीब से लगते हैं, खटकते हैं। ये जो व्यवस्थाओं का जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है सारी तीनों सिस्टम, तीनों टायर सिस्टम में, वो बड़ा अजीबोगरीब है। और मैं मीडिया को धन्यवाद इसलिए देता हूँ, ये तीनों के जो कॉन्फ्लिक्ट पिछले 10 साल में क्रिएट किया या आया गया, या हम यूं कहें सोसाइटी और हमारी प्रोग्रेसिव डायनामिक है, तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम बढ़ रहा है, उसके अंदर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। आप ये बताइए, टाइम लिमिट की जो बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उसके कोई उसके पक्ष में नहीं है, अपना मत का नहीं है, मुझे बताइए अनलिमिटेड टाइम तक राज्यपाल कैसे रख सकता है? तो एक लैकुना था, उसके ऊपर उन्होंने एक जजमेंट दिया। आप संसद को देखना चाहिए, लॉ मेकिंग बॉडी संसद है, उसको दिल बड़ा करके इसको भी देखना चाहिए। कल को विपक्ष की सरकार है, तो वो कोई लॉ पास करना चाह रही, तो व्यवस्था कैसे चलाएगी राजनीतिक व्यवस्था अगर राज्यपाल लेके बैठे रहेंगे? दूसरा, एक मैंने पिछली बार भी कहा था, जैसे विश्वास मत की एक लिमिट नहीं है, आप विधानसभा में अविश्वास हो जाता है तो विश्वास मत की भी लिमिट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये एक इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया कि भाई सरकार कैसे चलेगी। अगर कोई बिल लाना है सरकार को, राज्यपाल उसको अपहोल्ड करके रुक जाएंगे, तो फिर कोई भी गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करेगी? अगर किसी बिल को भेजा गया है तो वो भी जनप्रतिनिधियों ने भेजा है, तो उसको क्या अनलिमिटेड टाइम के लिए होल्ड किया जा सकता है? सूर्य मैथिल जी कमेंट चाहूंगा, उसके बाद मैं संजय जी आपके पास आ रहा हूं। जी सूर्य मैथिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक चेक कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। आपकी आवाज नहीं आ रही सूर्य मैथिल जी, प्लीज चेक कीजिएगा एक बार। अब आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है, बिल्कुल हाँ आ रही है, बोलिए। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। और जिस प्रकार से जस्टिस सतीश चंद्र साहब ने बताया आर्टिकल 140 और आर्टिकल 145(3) के बीच में, तो देखिए एक बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है कि अब ऐसा समय आ जाएगा और अब ऐसा जो है अधिकार राज्य को मिल जाएगा उनकी
विधानसभाओं को कि वो कोई भी बिल, किसी भी प्रकार का बिल, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो चाहे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो बिल यदि इन्होंने पास कर दिया और 3 महीने से ज्यादा राज्यपाल होल्ड नहीं कर सकेंगे और उसके बाद वो स्वतः ही बिना राज्यपाल और राष्ट्रपति की परमिशन के वो बिल जो है वो नोटिफाइड हो जाएगा। ये बहुत, मैं ऐसा कहूंगा कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया जो फैसला है ये समझ से परे है। और उसके अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान का और अमेरिका के जो संविधान है, वहां के जो आर्टिकल्स है उनका हवाला लिया गया, तो ये भी समझ से परे है। एक बात और, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि उपराष्ट्रपति पद तो औपचारिक पद, तो मैं इनको जानकारी दे दूं, भारत के संवैधानिक स्ट्रक्चर में राष्ट्रपति जो है राष्ट्र के प्रथम नागरिक होते हैं और यदि उनकी एब्सेंस हो तो उपराष्ट्रपति जी ही सभी प्रकार की जो अधिकार है उनको प्राप्त होते हैं। तो कृपया करके उपराष्ट्रपति पद को इतना हल्का मत बनाइए। हाँ, वो आपकी पार्टी की हमेशा से पॉलिसी रही है। एक बात और, इन्होंने कहा कि 10 साल का जो माहौल है वो बहुत ही अजीब सा हो गया, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि आज आप टीवी पे बैठ के बहुत सारे बातें कर रहे हो, ये अजीब सा माहौल नहीं है, लेकिन आप अजीब सा माहौल तब देखिए जब इस देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, यहां तक कि कोर्ट तक पे ताले लग गए थे, यहां तक कि मीडिया हाउसेस पे ताले लग गए थे। आज तो आप धन्यवाद कर रहे हैं यहाँ बैठकर, उस समय में आप लोगों ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। एक बात और, इस देश में न्यायपालिका, वो थोड़ा सा डिविएट हो रहा है। मैं टू द पॉइंट आंसर चाहता हूं, समय सीमित है सूर्य भाई, मैं बस ये आंसर चाह रहा हूं आपसे, ऐसा पूछना चाहता हूं। एक इलेक्टेड, मेरा सवाल बस इतना सा, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर कोई बिल लाना चाहती है और राज्यपाल उसको होल्ड कर दें तो गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करेगी? मान लीजिए मैं आसान भाषा में दर्शकों के लिए समझाऊं कि मुझे अपने घर की छत पर एक कमरा बनाना है 10 लोगों के लिए, क्योंकि 10 लोग पानी में भीग रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे अपने घर के हेड से परमिशन चाहिए। वो बोलेंगे हाँ ठीक है देखते हैं, तब तक 10 बारिश का मौसम गुजर गया और वो लोग भीगे ही जा रहे हैं। कहने का मतलब, तो अगर कोई व्यवस्था लानी है उसके लिए परमिशन चाहिए, उसको गवर्नमेंट ने होल्ड किया हुआ है किसी भी रीजन की वजह से, वो रीजन कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो काम गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करेगी? तो कोर्ट ही जाएगी, और क्या ऑप्शन उनके पास? मैं आपसे एक उदाहरण देता हूं, जम्मू कश्मीर की विधानसभा यदि ये पारित कर देती है प्रस्ताव कि आज के बाद हम लोग भारत का हिस्सा नहीं रहेंगे, पाकिस्तान में मिल जाएंगे, तो क्या राज्यपाल के पास ये शक्तियां नहीं होनी चाहिए कि उनकी बिगर मर्जी कोई भी प्रस्ताव पास ना हो? केरल की सरकार यदि इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव ले आती है कि हम आज से भारत गणराज्य का हिस्सा नहीं होंगे, हम स्वतः एक स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, तो क्या ये संभव है? एक बात और कि देखिए, इस देश के संवैधानिक स्ट्रक्चर में 3 चीजें हैं। यदि सेना, जो कि हमारी शक्ति है, यदि सेना जो है वो सेना खुद का एआई की तरह खुद अपना सिस्टम चलाने लग जाए, तो क्या ये देश के संविधान को बचाने के लिए जो है वो बच जाएगा उसमें संविधान? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि यदि लोकतंत्र जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से चलता है, संविधान जो है ना वो ये तो बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हैं आपकी, कोई राज्य खुद को अलग अलग मुक्त स्टेट घोषित कर दे, मुक्त देश घोषित कर दे, ये बहुत हाइपोथेटिकल कहना चाहता हूं। ऐसा अव्वल तो ऐसा कोई प्रस्ताव पास होगा ही नहीं जी। लीजिए, जम्मू कश्मीर में देख लीजिए क्या स्थिति है, केरल में देख लीजिए क्या स्थिति है, वहां तो आतंकवादियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। नहीं, तमिलनाडु का बिल जो कानून बना उसमें कोई ऐसी सिचुएशन थी क्या? पश्चिम बंगाल में उसमें तो एक कदम एक एलिगेशन ये भी लगा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, सेंटर इंटरफेरेंस की वजह से बिल होल्ड किया गया राज्यपाल के पास। इसका क्या जवाब आपके पास? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति संवैधानिक पद होते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार की जो राजनीतिक छीटाकशी है ये नहीं करनी चाहिए, इससे संविधान जो है कमजोर होता है। और रही बात जहां तक ये कि कभी भी कोई भी राज्यपाल किसी भी प्रकार के अनैतिक बिलों को पास राज्यपाल के जरिए राज्य सरकारों को प्रभावित करने का आरोप आज का नहीं है, ये देश जब से आजाद हुआ है तब से ऐसे आरोप लगते रहे। बैठे हैं ना, ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हैं ये ज्यादा जानते हैं, देश में 100 से चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का ठीक है, इन्हीं का पास रिकॉर्ड है। ठीक है, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उसके बाद में सतीश जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी। विवेक जी, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा कि जो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल सूर्या जी ने दिए हैं, मुझे नहीं लगता वो कोई किसी भी सार्थक है। पहली बात तो चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे केरल, दोनों का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, वहां के भी जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब ने वोट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वो जा सकते हैं?
तो इस तरह का हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। अब मैं आता हूं आपकी बात जो सबसे अहम है, क्या जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, क्या जो राज्यपाल हैं जो कि चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, वो चुनी हुई Appointed जो है। असेंबली है उससे ऊपर है? ये एक मूक प्रश्न है। तो मैं अगर मुझसे क्या, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आप उनके चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो, उन्होंने अगर कोई बिल पास किया है, आपको उस बिल को अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है, और या अपने कमेंट लगा के वापस देना है या राष्ट्रपति को भेजना है। अब उसके लिए एक नेम, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो टाइम दिया था, जैसा अभी आदरणीय जज साहब कह रहे थे कि वो था एज सून एज पॉसिबल, यथाशीघ्र देना है। अब यथाशीघ्र जो है जो अभी तमिलनाडु के वो है 2023 से पेंडिंग बिल्स पे 2025 में बीच में आ गए अभी तक, यानी कि 2-2 साल तक कोई प्रक्रिया ही नहीं हो रही है। तो और 2-2 बार जब बिल वापस चले गए, जैसा कि इन 10 बिलों में हुआ, तो और कोई ऑप्शन नहीं है बट इस तरीके का रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर इस तरीके का रास्ता नहीं निकलेगा तो आप देख लीजिए कि ये बिल्स का वर्षों वर्षों तक पेंडिंग पड़े रहने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त नजरिया दिखाते हुए यहां तक के कहा कि जो ये गवर्नर्स हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की भूमिका नहीं निभानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन है वो काफी परिपक्वता से नहीं, वो निर्णय को लेकिन दिया संजय जी, गया। एक जो मूलभूत सवाल है, जो स्ट्रक्चर का मेरा। सवाल है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के जो स्ट्रक्चर का जी सवाल है, हाँ। उसमें अरे इस चीज राष्ट्रपति का- के बगैर मंजूरी के कोई कानून बन जाना, ये भी तो डिस्कशन सर, का कहाँ विषय बना? हो सकता है ना, ये भी चर्चा का विषय हो सकता है। चर्चा का एक बात और बताइए चिंता कि का, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे राष्ट्रपति जी को उपराष्ट्रपति आदेश महोदय दे ने सकता कहा जी, कि सूर्यमैथिल जी एक सेकंड में आ रहा हूं ये- प्लीज। हाँ, नहीं, मैं इतना पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति देखिए, जी अरे को आप बाद आदेश में दे पूछिएगा, सकता है पहले क्या? मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके बारे में नहीं बोला था सूर्या जी, नहीं ये सर, मैं इतना वो पूछना होता चाहता है। हूं मैं आपसे शांत हो ये। जाता हूं, आप बोलिए। संजय जी, मैं इतना पूछना चाहता हूं, क्या राष्ट्रपति जी को सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय आदेश दे सकता है क्या? बस मुझे इतना बता दीजिए। जो एक प्रोसेस है, क्या संविधान में लिखा गया है, ये निश्चित तौर पे दिखा सकता, जज साहब बैठे हैं, बता सकता। आदेश नहीं दिया है कि आप ये करिए। उन्होंने आदेश ये ही दिया बताया है है कि उन्होंने। सैकड़ों उन्होंने सैकड़ों टाइम बिल लिमिट इस बांध दी तरीके कि से इसके पड़े बाद हुए क्या वो हैं, स्वतः ही इन बिल बिलों जो को है अगर वो इसी लागू प्रकार हो से जाएगा। लंबित रहने तो दिया क्या आदेश ही जाएगा तो हुआ और क्या तो हुआ? क्या होगा? क्या मतलब जो राष्ट्रपति जी चुने को हुए टाइम प्रतिनिधियों फाउंडेशन की में विल बांध है रहे हैं। उसका कुछ नहीं देश होगा। का तो उच्चतम इसलिए न्यायालय एक एक करके, एक एक करके सर, एक एक करके, सूर्यमैथिल जी एक एक करके। मैं आपको मेरा सिर्फ प्रश्न तो और इतना ही सिर्फ, है जैसा ना भी कि जज साहब ने भी राष्ट्रपति जी से बताया, ऊंचा हो गया क्या देश का उच्चतम न्यायालय? सर या तो आप ही बोल लीजिए। हम लोग बात नहीं, कर मैं रहे तो हैं, सिर्फ इतना सभ्य पूछ समाज रहा में हूं कि रहते हैं हम देश का लोग, उच्चतम हम न्यायालय पॉलिटिशियंस नहीं है। राष्ट्रपति जी दैट को डजंट आदेश मीन के दे सकता है क्या? आपका सवाल आ गया सूर्यमैथिल जी, आपका सवाल आ गया। मैं ये सवाल सतीश सर से भी ले लूंगा, लेकिन पहली बार संजीव जी की बात मैं पूछूंगा। एक सूक्ष्म में सतीश जी ने जो अभी जज साहब ने कहा, मैं उस बात से देखिए, हम लोग गवर्न होते हैं, हमारी ये कार्यपालिका और ये तीन जो विंग्स हैं, इनको अलग, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी अलग अलग है। बात बिल्कुल सही है। उसके बाद हम सेपरेशन ऑफ पावर इसको कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक बड़ा सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूशन में निहित, जिस सिद्धांत को जज साहब ने बताया कि वो है रूल ऑफ लॉ एंड चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम। अगर कोई, जैसे संसद ने एक लॉ पास किया, उस लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उससे विरोधाभास है, तो ऐसे लॉ को सुप्रीम कोर्ट चेक्स एंड बैलेंस के सिस्टम से बाहर कर देती है। और ये कोई आज पहली बार तो हुआ नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूं अगर आप चाहें, लेकिन समय का अभाव है। ये उनके जो निहित पावर्स हैं उनमें दिया गया है। दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी कि हमारा सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस से चलता है। आप देखिए, कल का भी जो निर्णय है वक्फ बोर्ड पे, वो भी इसी के उसमें किया गया है। भाई, पार्लियामेंट ने तो पूरी सहमति के साथ इस बिल को पास किया। 1 मिनट और लूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो सरकार के जो सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं, लीगल ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि हम इस पे अभी एक्शन नहीं लेंगे। सतीश सर, थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 के बीच में।
क्योंकि इसमें लिखा गया है कि संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को कितने दिनों के भीतर मंजूरी देनी होगी या अपनी नामंजूरी के बारे में बताना होगा। देखिए, आर्टिकल 200 मैंने बताया था, गवर्नर का डील करता है और उसके अंदर 4 ही ऑप्शन गवर्नर के पास हैं। या तो वो उस पर बिल पे असेंट दे दे और या उसको विदहोल्ड कर ले असेंट को जो है, और तीसरा ये है रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और चौथा ऑप्शन उसके पास है कि रिटर्न द बिल इफ नॉट मनी बिल। मनी बिल को तो सवाल ही नहीं रोकने का, नहीं रोकने तो ये का, उसके पास 4 ऑप्शन है। और 201 के अंदर जो है प्रेसिडेंट की पावर, अच्छा वो भी 200 के अंदर तो एज सून एज वर्ड लिखा है, लेकिन हाँ। 201 जो प्रेसिडेंट की पावर है वहां एज सून एज वर्ड भी नहीं है। वहां पर तो उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो उसको जो है असेंट दे दे या विदहोल्ड द बिल कर ले। अब इसमें देखिए, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, तो मेरा तो Right, sir. लीगल के मामले में बात करता हूं मैं। अभी हमारे कुछ को पैनलिस्ट ने हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई। मैं कहता हूं कि अभी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि वक्फ बिल जो है वो उनके राज्य में लागू नहीं होगा। कल को वो रेजोल्यूशन पास कर देती हैं कि वक्फ का बिल हमारे उसमें राज्य में लागू नहीं होगा। ठीक है, हमारे पार्लियामेंट ने किया है, पूरी इंडिया के लिए बिल पास किया है, तो कंफ्लिक्ट होगा या नहीं होगा उस बिल को? तो उसको जो इसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो आर.एस. सरकारिया की कमीशन की रिपोर्ट थी 1983 में आई थी, आर.एस. सरकारिया की जो सुप्रीम कोर्ट जज थे। उसके बाद पुंची कमीशन की रिपोर्ट आई थी सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर 2007 में और इन दोनों रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया था कि एज सून एज पॉसिबल का मतलब है कि इसमें टाइम लिमिट फिक्स कर दी जाए और ये बिल पास हो जाए। वो रिपोर्ट नहीं एक्सेप्ट करी है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं प्रेस्क्राइब किया। उसके बाद 2016 के अंदर 4 फरवरी को इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2 OM निकाले और उसमें उन्होंने कहा कि एट द अर्लीस्ट इनको जो है बिलों को डिस्पोजल किया जाए, और वो कॉपी जो थी सभी हेड ऑफ द स्टेट्स, उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गई, हेड ऑफ द मिनिस्ट्री हो गई। तो मिनिस्ट्री वाले देखते हैं जिस मिनिस्ट्री का बिल है उसी को देखना है। तो उसके बावजूद भी कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया कि टाइम लिमिट फिक्स कर दी, लेकिन वहां एक थोड़ा गड़बड़ ये होगी, जो लगता है कि वो बिल ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा, वो नहीं होना चाहिए था। बाकी वेलकम स्टेप है। 201 के तहत सर राष्ट्रपति के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि वो कितने दिनों में इसे पास करें, तो क्या राष्ट्रपति को सुपरसीड किया जा सकता है, जिस बारे में धनखड़ जी ने जिक्र किया है? हाँ, उसमें 201 के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है, और ये ठीक है कि अब उसमें टाइम लिमिट आ गई है तो बिल निकल जाएगा। लेकिन जो उसका प्रोवाइजर उन्होंने दिया ना कि ऑटोमेटिकली उसके बाद लॉ बन जाएगा, वो थोड़ा गड़बड़ है। वो चिंता का विषय है। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी जल्दी से 10 सेकंड प्लीज। मैं 100% सहमति बताऊंगा। जैसा आपने जैसा कहा बहुत स्पष्ट रूप से। देखिए, क्या आप विवेक जी, सूर्या जी, मैं आपसे पूछता हूं कि आप ये देखिए कि इनडेफिनेट बिल्स को रखा जाना चाहिए? जब एक पार्लियामेंट ने, एक असेंबली ने एक बिल को पास किया, इनडेफिनेट उसको होल्ड पे रखना चाहिए? जवाब है नहीं, कोई भी नहीं जाएगा। जनप्रतिनिधियों ने उसको चुन के एक लॉ को बना के भेजा है, और कोई भी अटपटा लॉ नहीं बन सकता। जैसे उदाहरण आपने हाइपोथेटिकल दिए, ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनेगा इस देश में कभी भी, क्योंकि वो वैसे ही अल्ट्रा वायरस टू संविधान के मूल स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा। बिल्कुल जी, कैसे सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सूर्य जी जल्दी से 10 सेकंड है, क्लोजिंग रिमार्क सर। मैं यही प्रूफ कर देता हूं कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को इंक्रोचमेंट कांग्रेस के 42वें संशोधन में किया गया। अमेंडमेंट में देश की जो संविधान का प्रियम्बल था, आत्मा थी, इसको बदल दिया गया, और उसमें भी 1975 की डेट नहीं डाली गई थी। आप मुझे बता दीजिए यहाँ पर, अगर हम इस बात को बात करें कि नहीं बदला जा सकता, तो बदला गया है। 42वां संविधान संशोधन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहलाता है। आप मुझे बताइए कि उसमें तो पूरा का पूरा आत्मा ही बदल दी गई, सेकुलरिज्म डाल दिया गया उसमें। क्या संविधान, वैसे तो सूर्या जी किसान बिल कानून बना, वो भी तो वापस हो गया क्योंकि आप मेजॉरिटी में थे, आपने कानून बना दिया उसको। भाई उन्होंने तो 100 गलतियां करी सूर्या जी, तो अब आप भी गलती करेंगे क्या? आप तो हर चीज को पॉलिटिकल एंगल से। वरुण जी का क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा। वरुण जी प्लीज। विवेक जी, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, पहले भी नहीं करी, पर मैंने कहा ना 10 साल में ऐसा माहौल बना दिया गया, ये उससे ऊपर उठ नहीं सकते। मैंने आपको भी फिर कहा, लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक सेटअप है कंट्री के अंदर, तो पॉलिटिकल विल ऑफ द पब्लिक शुड प्रिवेल। और वो प्रोग्रेसिव जजमेंट, जैसे आदरणीय जज साहब ने भी कहा और वकील साहब ने भी कहा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोग्रेसिव एक आगे स्टेप बनाया है, उसको संसद को
उस पर चर्चा की जानी चाहिए। दोनों चीज बताई मैंने, विश्वास मत के लिए भी कोई लिमिट होनी चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट उसमें डायरेक्शन देता है, फिर उसके भी खिलाफ हो जाओगे आप कि 5 दिन 7 दिन के लिए नहीं, क्यों जो जज साहब, जो रिटायर्ड जस्टिस सतीश चंद्र जी कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली कानून बन जाने वाला एक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। पर्टिकुलर इस केस के लिए हुआ है, आगे थोड़ी हो जाएगा, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट को चलिए, बार-बार ठीक है। जाना जब पड़ेगा। समय की लाइन दे दी, जब समय की लाइन दे दी तो मुझे लगता है कि समय को ध्यान में रखते हुए गवर्नर लोग ध्यान 30 में, महीने से समय को पहले ध्यान से में रखते कर हुए देंगे। मुझे भी आप लोगों को शुक्रिया कहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े, अपना